ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में काफी सारे सेल्स होते हैं, हम हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और ये सेल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर भी रहते हैं। तो अब मान लो लंग्स में ऑक्सीजन बन गई और इंटेस्टाइन में खाना टूट चुका है। अब इस खाने को हमको हर ऑर्गन तक पहुंचाना है, पर अभी कैसे पहुंचाएंगे? तो यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो कि बॉडी के किसी एक पार्ट में अब्सॉर्ब या सिंथेसाइज हुआ है, उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ले जाना, बेसिकली बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ कम्स ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में टोटल 3 चीजें होती हैं। एक होता है ब्लड जो कि है फ्लूइड, दूसरा होता है हार्ट जो कि उस फ्लूइड को पंप करता है, और तीसरी होती है वेसल्स जिनमें वो फ्लूइड बह रहा होता है। तो सबसे पहले ब्लड, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होती हैं, एक होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है फाइबर्स और तीसरा होते हैं सेल्स। तो ब्लड में बेसिकली फाइबर्स तो होते ही नहीं है, तो उसमें होता है सिर्फ मैट्रिक्स और सेल्स। मैट्रिक्स बेसिकली वो होता है जिसके अंदर सेल्स और फाइबर्स तैर रहे होते हैं। तो बेसिकली ब्लड के मैट्रिक्स को बोलते हैं प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा में होता है 90 से 95% पानी, और अब किसी में 90 से 95% पानी है तो वो क्या बहेगी नहीं। दूसरा आते हैं सेल्स। ये सेल्स बेसिकली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। देखो क्लास 9 में तुमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो फिर यहाँ पे वो चीजें देखते हैं जो कि हमारे काम की हैं इन सब में से। तो आरबीसीज में बेसिकली होता है एक पिगमेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और डब्ल्यूबीसीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, भूलना मत, लिम्फेटिक सिस्टम में काम आएगा। और प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, और ये प्लाज्मा ही होता है जो कि सारे नीडेड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे, वो आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं क्योंकि काफी सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और काफी सारे हॉर्मोन्स बेसिकली जो कि हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराता है। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है थ्रू WBCs, और हमारी बॉडी का एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करता है। एंड इट ऑल्सो डज क्लॉटिंग। सेकेंड ऑर्गन इज हार्ट। ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक लौता पंपिंग ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल फाइबर्स का बना होता है। इसका साइज लगभग हमारी क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि बंधी हुई मुट्ठी के बराबर होता है। एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट कॉनिकल शेप। एंड ये बेसिकली हमारी मिड थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में। इसको बेसिकली तुमने सुना होगा, हार्ट को बोलते हैं लेफ्ट साइड पे होता है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड होता है। जो हमारा डायाफ्राम होता है उसके ऊपर बेसिकली हार्ट रेस्ट करता है। हार्ट के नीचे वाली साइड पे एक थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पार्ट होता है जो कि एम्बेडेड रहता है लेफ्ट लंग में। इस वजह से बेसिकली लंग में कैविटी बन जाती है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। बेसिकली कैविटी को ही फैंसी शब्दों में नॉच बोलते हैं। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स जिनको एट्रियम बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स जिनको वेंट्रिकल बोलते हैं। और दोनों ही एट्रियम के बीच में एक इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने से बचाता है। और दोनों ही वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि अगेन ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने से बचाता है। और बेसिकली हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इन चैम्बर्स के बीच में। तो जो वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और सेमील्यूनार वॉल्व, सेमील्यूनार वॉल्व वो होता है जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड बेसिकली अब यहाँ पे आती है कुछ ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को या तो हार्ट में लाती हैं या तो हार्ट से ले जाती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। देखो सुपीरियर यानी कि वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से बेसिकली ब्लड लाएगी, और इंफीरियर यानी कि बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लाएगी। तो ऐसा ही होता है। एंड सेकेंड इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। देखो पल्मोनरी आर्टरी में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। जैसे हम हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, लिवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हिपैटिक, वैसे ही लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। और ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर आ रही है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है लंग से हार्ट में।
जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं। देखो वेंट्रिकल्स बेसिकली इसीलिए थिक होते हैं क्योंकि उनको अरोटा के थ्रू ब्लड को पहुंचाना होता है पूरी बॉडी में, तो उसमें बेसिकली वेंट्रिकल को प्रेशर तेज लगाना पड़ता है, और जब वेंट्रिकल प्रेशर तेज लगाएगा तो उसकी खुद की वॉल्स को भी तो थोड़ा सा मोटा होना पड़ेगा ना। अरोटा अरोटा बेसिकली वो ब्लड वेसल होती है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। नाउ कम्स ब्लड वेसल। ये इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में सबसे पहले, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं। अच्छा, थिक क्यों होती हैं? क्योंकि जो वेंट्रिकल से ब्लड आता है वो काफी ज्यादा प्रेशर के साथ आता है क्योंकि उसको पूरी बॉडी में फ्लो होना होता है। तो जब वो ब्लड काफी प्रेशर के साथ आएगा तो आर्टरीज को प्रेशर झेलना भी पड़ेगा, और उस प्रेशर को झेलने के लिए अगर उनकी वॉल्स काफी पतली होंगी तो फिर वो तो रप्चर ही हो जाएंगी इतने ज्यादा प्रेशर से। इसीलिए उनकी वॉल्स काफी मोटी होती हैं जिससे वो रप्चर ना हो जाए काफी ज्यादा प्रेशर से। अच्छा, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है तो उनका ल्यूमेन पतला हो जाता है। ल्यूमेन यानी कि अंदर के जो खाली स्पेस होता है वो, और आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है। ये बेसिकली ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो अरोटा सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि आगे चल के डिवाइड हो जाता है आर्टरीज में, जो कि आगे चल के डिवाइड होता है आर्टिलियोल्स में, जो बाद में डिवाइड होता है कैपिलरीज में। तो जो कैपिलरी लेवल है ना, वहां तक आते आते ब्लड का प्रेशर काफी कम होता जाता है। अरोटा सबसे ज्यादा थिक होती है, आर्टरीज में बेसिकली थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है टू ऑल्टर द प्रेशर, एंड कैपिलरीज तो बिल्कुल सिंगल लेयर की बन जाती है। नाउ कम्स वेन्स। इनकी जो वॉल्स होती है वो काफी थिन होती है क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट से ब्लड जो है वो बेसिकली पंप हो चुका है, कैपिलरीज तक आ चुका है। कैपिलरीज में से सेल्स ने ऑक्सीजन निकाल ली और CO2 दे दी है, तो यहाँ तक कैपिलरीज तक तो आते आते ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाता है। तो जो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें तो प्रेशर वैसे ही थोड़ा कम रहेगा, तो इसीलिए वो थिन वॉल्ड होते हैं और इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं, क्यों? ऑब्वियसली सेंस की बात है, जिस चीज में ऑलरेडी प्रेशर है उसमें वॉल्व्स की क्या जरूरत। वॉल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, तो यहाँ पे वॉल्व्स इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके। ये बेसिकली पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं हार्ट में। एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ कैपिलरीज, ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती है। अच्छा, कैपिलरीज थिन वॉल्ड इसलिए होती है ताकि डिफ्यूजन अच्छा हो पाए। काफी पतला ल्यूमेन होता है इनका। ये बेसिकली वेन्स और आर्टरीज को एक साथ ज्वाइन करती है, इसमें ब्लड प्रेशर भी काफी कम होता है। ये एक ही सिंगल स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी होती है फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन, और इसमें ब्लड भी काफी स्लोली और स्मूथली फ्लो होता है क्योंकि ऑब्वियसली अब जब सेल्स को डिफ्यूजन करवाना है तो ब्लड को स्मूथली तो फ्लो होना पड़ेगा ना। नाउ वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अभी दोनों बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, यानी कि राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता। तो अब आती है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लाती है लेफ्ट एट्रियम में, और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं राइट एट्रियम में। और अब ब्लड एट्रियम में भर रहा है। अभी इस टाइम पे एट्रियम बेसिकली अपने रेस्ट पोजिशन में है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो एकदम स्टिल पोजिशन में है। तो हमको अभी क्या करना है, हमको बेसिकली दोनों ही एट्रियम को पूरा फिल करना है, तो उसके लिए हमको उनको स्टिल पोजीशन में रखना पड़ेगा ना, रिलैक्स्ड पोजीशन में। तो ऑब्वियसली अब उनमें ब्लड भरता जा रहा है और दोनों ही एट्रियल वॉल्स रिलैक्स कर रही हैं, और इस पूरी को बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। देखो, ये जो भी डायस्टोल सिस्टोल है ये तुमको बाद में ब्लड प्रेशर में काम आएगा, तो अभी बस तुम प्रोसेस समझते जाओ। देखो, एट्रियल वॉल्स कभी ना कभी तो भरेंगे ना पूरे, और जब वो भरेंगे तो उसमें जब और ब्लड भरने की जगह नहीं हो तो आप वहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो एट्रियम धीरे से कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिससे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो ब्लड है वो आ जाएगा वेंट्रिकल में। और एट्रियल जो वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है इसको ही बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। बेसिकली रिलैक्सेशन का फैंसी वर्ड होता है डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन का फैंसी वर्ड होता है सिस्टोल। तो ब्लड तो आ गया राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब ऐसे ही वेंट्रिकल पूरा भरना स्टार्ट होता है, और अब एक टाइम आएगा कि वेंट्रिकल भी पूरा भर जाएगा। तो जब वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड तो आता ही जा रहा है ना। तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेंट्रिकल तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और इस ही कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। अच्छा, जब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा था तो वेंट्रिकल कर रहे थे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स एकदम रिलैक्स्ड थे, और
और जब वेंट्रिकल ने तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो यहाँ पर हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का ब्लड चला गया है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड चला गया है अरोटा में। और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाएगा लंग्स में और अरोटा से जाएगा पूरी बॉडी में, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। इसको बेसिकली हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड 2 बार हार्ट में आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो अब आते हैं ब्लड प्रेशर पे। देखो, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर। इसको बेसिकली हम मेजर करते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर से। अब इससे अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। बेसिकली 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है। देखो, एट्रियम से हम ब्लड प्रेशर इसीलिए मेजर नहीं करते क्योंकि एट्रियम तो धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, उसको तो अपना ब्लड वेंट्रिकल तक ही पहुंचाना है, वेंट्रिकल को पहुंचाना है ब्लड पूरी बॉडी में, तो वहां का प्रेशर ज्यादा होगा ना। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान हो रहा था, और ये दोनों ही प्रेशर हम आर्टरीज में देखते हैं। एंड जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेट होता है वो होता है लगभग 120 mm ऑफ Hg। तो डायस्टोलिक प्रेशर लगभग 80 mm ऑफ Hg होता है और सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mm ऑफ Hg होता है। इसीलिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg ही होता है। ब्लड क्लॉटिंग, बेसिकली जब हमको ऐसे कोई छोटा मोटा कट लगता है तो वहां से खून निकलने लगता है, और वो खून थोड़े टाइम बाद बंद भी हो जाता है, और थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो वहां पे एक ब्राउन ब्लैक से एक पैच बन गया होता है। वो पैच को ही हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। बेसिकली बॉडी के पास अपना एक नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम होता है जिससे एक्सेस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करा जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा तो एकदम से बीपी डाउन नहीं हो जाएगा, तो बेसिकली ब्लड की सप्लाई इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज, ये पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी में एंट्री को भी प्रिवेंट करता है। ये बेसिकली प्लेटिलेट्स द्वारा कराया जाता है। देखो, जब भी हमें चोट लगती है तो बेसिकली ब्लड में जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो उस चोट की जगह पे आ जाते हैं और उस चोट को बेसिकली क्लॉग कर देते हैं, जिसमें लिवर का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जब भी कहीं पे चोट लगती है तो फिर वहां पे प्लेटिलेट्स आते हैं और जहां भी चोट लगी होती है ना, जहां भी कट लगा होता है वहां पे खुद जाके बैठ जाते हैं, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है। यहाँ तक हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया है कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में 5 चीजें होती हैं: लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड लिम्फेटिक नोड्स। अब जानते हैं कि ये लिम्फ होता क्या है एग्जैक्टली। ये बेसिकली कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, टिश्यू से हार्ट तक। देखो, अब समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी में ओपन सर्कुलेशन नहीं होता है, हमारी बॉडी में होता है क्लोज सर्कुलेशन, यानी कि जो ब्लड है वो वेसल से कभी भी बाहर आता ही नहीं है। जो ब्लड है वो हमेशा ही ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है। तो एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता कैसे है? तो बेसिकली कैपिलरीज में कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिन पोर्स की मदद से जो प्लाज्मा है वो बाहर आ जाता है, और उस प्लाज्मा की देखा देखी में कुछ WBCs भी बाहर आ जाते हैं। और जो प्लाज्मा होता है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, पानी, ग्लूकोज और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगा ये चीजें बाहर आती कहाँ पर है? तो बेसिकली हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? टिश्यूज के। तो जो टिश्यूज होते हैं ना, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस ही इंटरस्टिशियल स्पेस में जब कैपिलरी पहुंचती है तो उसके पोर्स के थ्रू सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। अब टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? सेल्स। तो वो सेल्स बेसिकली पानी, ऑक्सीजन वगैरह जैसे नीडेड सब्सटेंसेस ले लेते हैं और अपने अंदर की CO2 बेसिकली उस ही फ्लूइड में जो कि बाहर आ गया है ब्लड कैपिलरी से, उसमें वापस दे देते हैं। बेसिकली जो फ्लूइड अब बाहर आ गया है ना ब्लड कैपिलरी से, उसको टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड इसलिए क्योंकि वो काफी सारे टिश्यूज के बीच में है ना। तो अब जब सेल्स ने उसके अंदर से ऑक्सीजन ले लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, अब बेसिकली ब्लड कैपिलरी आती है दोबारा से और उस जो टिश्यू फ्लूइड को है वो ले जाती है और जाके डाल देती है वेन में। और जैसा कि अब वो टिश्यू फ्लूइड डीऑक्सीजनेटेड है, तो अब जो कैपिलरी उसको लेकर गई है ना, वो वेन कैपिलरी हो जाएगी। तो पर फिर भी थोड़ा सा ना टिश्यू फ्लूइड ना बच जाता है फिर भी इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब पता नहीं कितनी बार कैपिलरी आएगी और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में टिश्यू फ्लूइड डालेगी। ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा सा टिश्यू फ्लूइड हर बार बचता रहा तो ऑर्गन में तो टिश्यू फ्लूइड भरता जाएगा और ऑर्गन बर्स्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पे आती है लिम्फ कैपिलरी, और जितना भी टिश्यू फ्लूइड बचा हुआ होता है ना, वो उसको लिम्फ कैपिलरी अपने साथ ले जाती
जाती है। और जब वो टिश्यू फ्लूइड बेसिकली लिम्फ कैपिलरी में आता है ना, तब उस टिश्यू फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। बेसिकली ये ब्लड से ही ओरिजिनेट हो रहा है लिम्फ। और ये जो लिम्फ है जो कि लिम्फ कैपिलरी में जा रहा है, ये सारा लिम्फ कैपिलरी से जाता है लिम्फेटिक वेसल में। बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फ नोड्स बेसिकली WBCs के कुछ ऐसे नोड्स टाइप के होते हैं। देखो मैंने बताया था कि जब भी प्लाज्मा बाहर आता है ना कैपिलरीज से, उसके साथ उसके पीछे पीछे ना WBCs भी बाहर आ जाते हैं। तो यही WBCs लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर नोड्स बना लेते हैं। इन लिम्फ नोड्स में बेसिकली लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं। तो ये जो लिम्फ है ये फिल्टर होता है थ्रू दीज नोड, और फिर ये जो लिम्फ है ये बाद में जाके ओपन हो जाता है 2 लिम्फेटिक डक्ट्स में, और ये जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं ये जाके खुलती हैं वेन्स में। अच्छा, अब लिम्फ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये बेसिकली जितना भी एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है उसको बेसिकली निकाल के ले जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस से, वरना तो ऑर्गन ऐसा फट जाएगा उसमें से टिश्यू फ्लूइड बार बार थोड़ा थोड़ा सा भरता रहेगा तो। और दूसरी चीज, इसमें जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो WBCs में प्रेजेंट होते हैं वो चेक करते हैं कि भाई जो भी लिम्फ आ रहा है उसके अंदर कोई पैथोजन, कोई और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो हमको बीमारी कॉज कर दे। और तीसरी चीज, हमारे इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट होता है तो बेसिकली उसको भी कैरी करता है। तो यहाँ पर होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट। टिल देन बाय।